हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल फॉर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट वीडियोस। सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। हेलो एवरीवन, आज हम लोग एफएमएम का चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट करने जा रहे हैं और ये हम सिंगल शॉट में पूरा चैप्टर कवर करेंगे। चैप्टर बहुत आसान है और ये चैप्टर आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का आएगा। रिमेंबर, हम लोगों का एक टेलीग्राम चैनल है 30 मिनट कॉमर्स का एफएमएम के नाम से, आप इसको ज्वाइन करिएगा। आपको इस पर सारे के सारे नोट्स, एमसीक्यू और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पूरी सीरीज मिलेगी। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। व्हाट आर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स? ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते क्या है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज लाइक मेकिंग अ प्रॉमिस टू बाय और सेल समथिंग इन द फ्यूचर एट एन एग्रीड अपॉन प्राइस। मतलब फ्यूचर की डील करना किसी एक प्राइस पर। दिस इज नोन एज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन यू एग्री टू बाय अ फ्रेंड ओल्ड बाइक। आप अपने दोस्त की बाइक खरीदना चाहते हैं 3 महीने बाद, तो आपने दोस्त की बाइक का कॉन्ट्रैक्ट आज ही कर लिया जबकि आप उसे 3 महीने बाद खरीदेंगे, तो इसे हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के एडवांटेजेस क्या हैं? फर्स्ट, ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी। पार्टीज कैन नेगोशिएट टर्म्स लाइक प्राइस, क्वांटिटी, डिलीवरी डेट। यहां पर दोनों की दोनों पार्टीज अपनी मर्जी से प्राइस को, क्वांटिटी को, डिलीवरी डेट को नेगोशिएट कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन, ईच कॉन्ट्रैक्ट इज यूनिक इन द पार्टीज इन्वॉल्व। यहां पर आप जिन जिन पार्टी से जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे सबके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट उनके अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एक फ्रेंड से आपने बाइक का कॉन्ट्रैक्ट किया तो किसी दूसरे फ्रेंड से आपने ओल्ड फ्रिज का कॉन्ट्रैक्ट किया, तो यहां पर दोनों फ्रेंड से रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। लिमिटेशन, काउंटर पार्टी रिस्क। यहां पर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि कई बार कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी तो फेयर होती है बट दूसरी पार्टी प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाती। तो जब कॉन्ट्रैक्ट की दो पार्टी में से एक पार्टी प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाती, उसको हम लोग काउंटर पार्टी रिस्क कहते हैं। There is a risk the other party might not fulfill their end of the deal. Lack of transparency. Prices, terms are privately negotiated, not publicly available. यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट शेयर मार्केट के थ्रू करते हैं ना कि आउट ऑफ शेयर मार्केट करते हैं, तो शेयर मार्केट में होने वाले सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं उनकी टर्म्स कंडीशन बिल्कुल फिक्स होती है, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं। लेकिन यहां पर आप अगर दो दोस्तों से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दोनों के साथ आपके नेगोशिएशन अलग होंगे, इस वजह से इसमें ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं होती। सेटलमेंट एंड डिलीवरी। ऑन द एग्रीड डेट द कॉन्ट्रैक्ट इज सेटल्ड ईदर बाय डिलीवरिंग द एसेट और थ्रू कैश सेटलमेंट। अब जब डेट ऑफ सेटलमेंट आती है तो या तो आपको एसेट मिल जाती है और या फिर कैश सेटल किया जाता है। इफ यू प्रॉमिस टू बाय योर फ्रेंड्स बाइक, you had either pay them and take the bike or settle the difference in cash. Reversing the contract, most important. If you want to cancel the agreement, you usually have to do it with the same person. अगर आप यहां पर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहेंगे तो आपको सेम पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना होगा। फॉर एन एग्जांपल, बाइक वाले फ्रेंड से बाइक का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा और फ्रिज वाले फ्रेंड से फ्रिज का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा। दिस कैन बी कॉस्टली बिकॉज फाइंडिंग समवन एल्स विद द एग्जैक्ट टर्म इज डिफिकल्ट। For example, if you changed your mind about bike, you had need to negotiate with your friend again, possibly lending to higher cost. आपने अपने फ्रेंड के साथ बाइक का कॉन्ट्रैक्ट जो है चेंज करने के बारे में सोची, तो अब आपको उसी फ्रेंड के साथ दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस करने होंगे। तो अगर मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को इलस्ट्रेशन से देखता हूं, द वर्किंग ऑफ ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एक्सप्लेन लाइक, यहां पर एक बायर है, ट्रांजैक्शन के बिगिनिंग में फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट फॉर एक्सचेंज द सिक्योरिटी एट ए फिक्स टाइम इन फ्यूचर। यहां पर आप फिक्स प्राइस पर सिक्योरिटी को एक्सचेंज करने के बारे में सोचते हैं फ्यूचर में सेलर के साथ, बट आपको स्टार्टिंग में बिगिनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में नो मनी और एसेट इज एक्सचेंज। आपको ना ही तो पैसे में एक्सचेंज करना है और ना ही किसी भी एसेट में। ऑन द एक्सपायरी ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन जब 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जब कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट आएगी, द फिक्स डेट इन द फ्यूचर एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, पे द अमाउंट। यहां पर बायर सेलर को पैसे देगा और सेलर जो है बायर को फिजिकल एसेट की डिलीवरी देगा। लिमिटेशन ऑफ फॉरवर्ड मार्केट, लैक ऑफ सेंट्रलाइजेशन। तो यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं, हमारी दो मार्केट होती हैं, एक होती है हमारी फॉरवर्ड मार्केट और एक होती है हमारी फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर मार्केट जो होती है वो शेयर मार्केट होती है जो हमारे रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चलती है, मतलब वहां पर बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होगी, हर
पर्सन के लिए, चाहे वो बिग इन्वेस्टर स्मॉल इन्वेस्टर है, सबके लिए सेम रूल्स होंगे। लेकिन फॉरवर्ड मार्केट जो होती है ये ओटीसी होती है, जो हम लोग कह सकते हैं कि आउट ऑफ शेयर मार्केट होती है, पर्सनल म्यूचुअल कंसेंट पर चलती है, लैक ऑफ सेंट्रलाइजेशन। कॉन्ट्रैक्ट आर प्राइवेटली नेगोशिएटेड, यहां पर आप हर एक पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट करते हैं। नॉट लिस्टेड ऑन एनी सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म, जैसे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर तो आपके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो एक प्लेटफॉर्म पर होंगे, फिक्स रूल्स के साथ होंगे, बट यहां पर ऐसा नहीं होता। इन लिक्विडिटी ईच कॉन्ट्रैक्ट इज कस्टमाइज, हर एक कॉन्ट्रैक्ट को आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करते हैं। मेकिंग इट डिफिकल्ट टू ट्रेड ओपनली ड्यू टू डिफरेंट स्पेसिफिकेशन, और यहां पर ट्रेडिंग बहुत मुश्किल हो जाती है कई बार, क्योंकि हर कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिकेशन अलग हो जाती है, जबकि शेयर मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होता, वहां पर हर एक कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिकेशन एक रहता है। लाइक अगर पेमेंट मोड होगा तो वो रोलिंग सेटलमेंट T+2 पर ही होगा। ये बिग इन्वेस्टर स्मॉल इन्वेस्टर सबके लिए एक होगा। काउंटर पार्टी रिस्क, देयर इज अ रिस्क ऑफ डिफॉल्ट बाय एनी पार्टी इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन, यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि एक पार्टी अपने कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी ब्रीच कर सकती है। इमेजिन यू वांट टू बाय अ यूनिक पीस ऑफ आर्टवर्क थ्रू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, आप एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कोई बहुत यूनिक पीस ऑफ आर्टवर्क को बाय करना चाहते हैं। सिंस ईच पीस इज डिफरेंट, हर एक जो आर्टिकल है बिल्कुल डिफरेंट है, इट इज चैलेंजिंग टू फाइंड अ बायर और सेलर इन द ओपन मार्केट। इंट्रोडक्शन टू फ्यूचर, अब यहां पर आप देखिएगा फॉरवर्ड मार्केट के अंदर हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, अलग अलग पार्टी से डील करना, उनके साथ टर्म्स कंडीशन को नेगोशिएट करना, सबकी स्पेसिफिकेशंस को अलग अलग होना, और कभी कभी पार्टीज जो होती हैं कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक भी कर देती थी। इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को शुरू किया गया। A future contract is an agreement to buy or sell an asset at a specific time and price, but unlike forward, they are standardized and traded on exchange. यहां तक का मीनिंग जो है फ्यूचर और फॉरवर्ड का सेम है कि हम लोग बाय और सेल जो एसेट्स को करते हैं फ्यूचर टाइम और प्राइस के हिसाब से करते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है फॉरवर्ड और फ्यूचर में? फॉरवर्ड मार्केट जो होती है आउट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज होती है, पर्सनल ग्राउंड पर होती है, और जो फ्यूचर होता है वो आपको स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ही डील करना होता है। Standardization. Future contract have set features like quantity, quality, delivery date, location, making them more uniform. स्टैंडर्ड पैटर्न है, चाहे डेट ऑफ डिलीवरी को लेके लोकेशन को, आपका यूनिफॉर्म पैटर्न है। ऑफसेटिंग, यू कैन कैंसिल अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बिफोर मैच्योरिटी बाय एंटरिंग इनटू एन अपोजिट ट्रांजैक्शन, आप चाहें तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को मैच्योरिटी से पहले कैंसिल कर सकते हैं, जबकि फॉरवर्ड के अंदर ये वाली बात इतना इजीली नहीं होती। कंसीडर अ ट्रेडिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर शेयर्स, आपने एक शेयर्स के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया। ईच कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज द क्वांटिटी, क्वालिटी एंड डिलीवरी डेट, हर एक कॉन्ट्रैक्ट के बिल्कुल फिक्स क्वांटिटी, क्वालिटी, डिलीवरी डेट है, और ये सब एज पर स्टॉक एक्सचेंज रूल है। मेकिंग इट इजियर टू ट्रेड ऑन द एक्सचेंज, और कहीं ना कहीं ये हमारे ट्रेड के लिए बहुत ही ईजी है। डिस्टिंक्शन बिटवीन फ्यूचर एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, अब फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं? वाइल बोथ सर्व एट एन एलोकेटेड रिस्क इन अनसर्टेन मार्केट, दोनों के दोनों चूंकि फ्यूचर में होते हैं, कहीं ना कहीं एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो दोनों के लिए मार्केट तो अनसर्टेन होती है। आपको भी नहीं पता फ्यूचर में मार्केट का रुख किस साइड हो, वो हायर एंड पर जाए या लोअर एंड पर आए। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इंप्रूव अपॉन फॉरवर्ड बाय एलिमिनेटिंग काउंटर पार्टी रिस्क, लेकिन फिर भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से मच बेटर है, क्योंकि वहां पर काउंटर पार्टी रिस्क नहीं होता और आपके पास ज्यादा लिक्विडिटी होती है। सपोज यू आर अ फार्मर लुकिंग अ हेज अगेंस्ट फ्लक्चुएटिंग ग्रेन प्राइस, ऑप्शन फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन एन एक्सचेंज वुड प्रोवाइड यू विद मोर सिक्योरिटी एंड फ्लेक्सिबल कंपेरेटिवली प्राइवेट नेगोशिएशन। आप एक फार्मर हैं, फ्यूचर के रिस्क को खत्म करना चाहते हैं, तो आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया, एक स्टॉक एक्सचेंज में जाकर किया, आपके पास सिक्योरिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों ज्यादा होंगी रादर देन प्राइवेट नेगोशिएटेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के कंपेरेटिव। इन समरी, वाइल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी, हालांकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, हर एक पार्टी के अकॉर्डिंग हम उसे अलग अलग तरीके से नेगोशिएट कर सकते हैं, बट कम विद द रिस्क, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं रिस्क रहता है। एंड लिमिटेशन, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज सॉल्यूशन, जबकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है बिल्कुल स्टैंडर्डाइज रूल्स रेगुलेशन पर चलता है, विद रिड्यूसेस रिस्क, इसमें रिस्क नहीं रहता और लिक्विडिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती। आप लोग इस टेबल को बहुत ध्यान से देखिएगा, फॉरवर्ड और फ्यूचर। फ्यूचर जो है आपके ऑर्गेनाइज एक्सचेंज के अंदर होते हैं, जबकि फॉरवर्ड जो है ओटीसी है, ओवर द काउंटर। यहां पर फ्यूचर में जितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं स्टैंडर्ड रूल्स रेगुलेशन पर होते हैं, फॉरवर्ड में ये सब कस्टमाइज किए जा सकते हैं। फ्यूचर ज्यादा लिक्विडिटी में होता है, लिक्विडिटी मतलब हम इसको कैश में बहुत जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि फॉरवर्ड के साथ
लिक्विडिटी थोड़ी कम रहती है। यहां पर मार्जिन पेमेंट्स कंपलसरी है, जबकि फॉरवर्ड में मार्जिन पेमेंट्स कंपलसरी नहीं है। फ्यूचर जो होता है डेली सेटलमेंट बेस पर रहता है, जबकि फॉरवर्ड जो होता है एंड ऑफ द पीरियड पर सेटल किया जाता है। फ्यूचर के अंदर काउंटर पार्टी रिस्क बहुत कम है, जबकि फॉरवर्ड के अंदर काउंटर पार्टी रिस्क बहुत ज्यादा। अब यहां पर आपकी कुछ टर्म्स हैं, तो ये टर्म याद रखिएगा, वन मार्केट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज लॉन्ग पोजीशन, इन्वेस्टर बाय द कॉन्ट्रैक्ट एंड द अंडरलाइंग एसेट। तो लॉन्ग पोजीशन नॉर्मली हम लोग बायर को बोलते हैं। जब कोई इन्वेस्टर किसी भी एसेट को बाय करना चाहता है, इसको हम लोग लॉन्ग पोजीशन कहते हैं। लाइक जॉन गोज लॉन्ग ऑन व्हीट फ्यूचर एक्सपेक्टेड। अब यहां पर जॉन जो है व्हीट को खरीदना चाहता है, तो उसके लिए हमने लॉन्ग पोजीशन को यूज किया। शॉर्ट पोजीशन, ट्रिक याद रखने की है, एस स्टैंड फॉर शॉर्ट और एस स्टैंड फॉर सेलर। तो यहां पर सेलर के लिए हम लोग शॉर्ट पोजीशन वर्ड का यूज करें। इन्वेस्टर सेल द कॉन्ट्रैक्ट, जब कोई इन्वेस्टर अपने कॉन्ट्रैक्ट को सेल करता है किसी भी एसेट को, तो इसको हम लोग शॉर्ट पोजीशन कहते हैं। सारा टेक्स ए शॉर्ट पोजीशन ऑन ऑयल फ्यूचर। यहां पर सारा जो है ऑयल को सेल कर रहे हैं, तो उसके लिए हम शॉर्ट पोजीशन वर्ड का यूज करते हैं। स्पॉट प्राइस, करंट प्राइस ऑफ द एसेट। जो भी आपके शेयर्स का करंट प्राइस है, किसी भी एसेट का करंट प्राइस है, उसको हम लोग स्पॉट प्राइस कहते हैं। जैसे आज गोल्ड का स्पॉट प्राइस हम एज्यूम करते हैं कि $1800 है, तो ये हमारा स्पॉट प्राइस है। फ्यूचर प्राइस, एग्रीड प्राइस एट अ कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएटेड फॉर एसेट डिलीवरी इन द फ्यूचर। आपको फ्यूचर में जो भी एसेट जिस रेट पर डिलीवर किया जाएगा, उसको फ्यूचर प्राइस कहते हैं। द फ्यूचर प्राइस फॉर कॉर्न इन द जुलाई डिलीवरी ₹5 पर यूनिट। यहां पर कॉर्न के लिए हमने ₹5 पर यूनिट का फ्यूचर प्राइस रखा, मतलब जुलाई में ये आपको ₹5 के हिसाब से डिलीवर हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट साइकिल, पीरियड ड्यूरिंग विच अ कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रेडेड। ये एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा किया जाता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स फ्यूचर है 1 मंथ, 2 मंथ्स एंड 3 मंथ साइकिल। नॉर्मली ये साइकिल 3 तरीके के होते हैं, 1 मंथ, 2 मंथ्स और 3 मंथ्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपायरी साइकिल विच एक्सपायर ऑन द लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। मतलब अगर 1 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट बाय डिफॉल्ट 1 मंथ के लास्ट थर्सडे में एक्सपायर हो जाएगा। ऐसे अगर 2 मंथ का है तो 2 मंथ्स में एक्सपायर होगा, और 3 मंथ्स का है तो 3rd मंथ के थर्सडे में ये एक्सपायर होगा, और नेक्स्ट डे फ्राइडे से आप लोग जो है एक नया कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्सपायरी डेट, डेट ऑफ फाइनल सेटलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट फाइनली सेटल होता है, तो फाइनल सेटलमेंट की जो डेट होती है उसको हम एक्सपायरी डेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द एक्सपायरी डेट ऑफ ए डिसंबर ऑयल फ्यूचर इज December 31st। आपकी 31 दिसंबर में एक एक्सपायरी डेट मानी जाएगी, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट जिस डेट में सेटल होगा। कॉन्ट्रैक्ट साइज, द अमाउंट ऑफ एसेट टू बी डिलीवर। आपकी एसेट कितने रुपयों की है, इस अमाउंट को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइज कहते हैं। ईच गोल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज 100 ounce ऑफ गोल्ड। बेसिस, डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर एंड स्पॉट प्राइस। फ्यूचर और स्पॉट प्राइस का जो डिफरेंस होता है उसको बेसिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हीट का फ्यूचर प्राइस है ₹6 और उनका करंट प्राइस है ₹5.5। तो आज की डेट में जो बेस है वो 0.5 का है। कॉस्ट ऑफ कैरिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिएगा, हम लोग हमेशा ये मान के चलते हैं कि आप लोगों ने कोई शेयर जो है ₹100 का लिया, और आप उसे 6 मंथ के अंदर बेच रहे हैं, और जब आप इसे बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो ये आपका 110 में गया, और हम लोग ये मान के चलते हैं वी गॉट अ प्रॉफिट ऑफ ₹10। जबकि फैक्ट तो ये है कि ये जो ₹100 आपने 6 मंथ तक इन्वेस्ट करके रखें, इसकी अपनी भी एक कॉस्ट है, जिसे हम कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट या कुछ भी कह सकते हैं, और वो कॉस्ट सपोज करिए ₹1 आती है, तो यहां पर टोटल वैल्यूएशन है 101, बिका है 110 का, तो आपको प्रॉफिट जो मिला है वो ₹9 का मिला है। स्टोरेज कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट माइनस एसेट इनकम। तो अगर हम स्टोरेज कॉस्ट और इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं, तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ कैरी आती है। फॉर एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ कैरी फॉर स्टोरिंग क्रूड ऑयल इंक्लूड कॉस्ट स्टोरेज की और फाइनेंस कॉस्ट। इनिशियल मार्जिन, अमाउंट डिपॉजिटेड इन द मार्जिन अकाउंट व्हेन एंटरिंग इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। जब भी हम किसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करते हैं, तो वहां पर हमें एक मार्जिन अमाउंट देनी होती है, इसको हम लोग इनिशियल मार्जिन कहते हैं। सपोज करिए आप ₹10,000 का कोई डील कर रहे हैं, उसके लिए आप ₹500 का मार्जिन इनिशियली दे रहे हैं। मार्किंग टू मार्केट, डेली एडजस्टमेंट ऑफ मार्जिन अकाउंट बेस्ड ऑन द फ्यूचर क्लोजिंग प्राइस। आप जो डेली एडजस्टमेंट करते हैं अपने मार्जिन अकाउंट में, फॉर एग्जाम्पल copper future rises, the margin account is created. If they fall, the debit. Maintenance margin, minimum margin balance required to trade. आपके ट्रेड करने के लिए, बिजनेस करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ मार्जिन होता है, उसको मेंटेनेंस मार्जिन कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल इफ द मेंटेनेंस मार्जिन इज 5,000 रुपीज, इसका मतलब आपके मार्जिन को, आपके ट्रेड को बैलेंस करने के लिए 5,000 रुपए कंपल्सरी है। ट्रेडिंग स्टॉक, द ट्रेड स्टॉक यू नीड अ ट्रेडिंग अकाउंट एंड अ डीमैट अकाउंट। तो इस स्लाइड के अंदर हम लोग पढ़ेंगे ट्रेडिंग स्टॉक होते क्या है। एक्चुअली ट्रेडिंग स्टॉक हमारी कुछ एसेट्स हो सकती हैं, शेयर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं ये, इनके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। बाइंग स्टॉक रिक्वायर पेइंग द फुल अमाउंट ऑफ अपफ्रंट। जब आप शेयर्स को खरीदते हैं, एसेट खरीदते हैं, तो आप पूरा पेमेंट देते हैं। ऑनरशिप ऑफ स्टॉक ग्रांट्स राइट, और अगर आप शेयर्स खरीद के उसके ऑनर बन जाते हैं तो आपको डिविडेंड और वोटिंग राइट दोनों मिलते हैं। सेलिंग स्टॉक इन्वॉल्व बाइंग देम फर्स्ट, अगर आप किसी भी शेयर को बेचना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उन्हें खरीदना होगा। शॉर्ट सेलिंग, दैट इज सेलिंग शॉर्ट यू डोंट ओन, ऐसे शेयर्स को बेचना जो आपके पास है ही नहीं। तो ये कब पॉसिबल है, जब आप बोरोइंग्स लेते हैं किसी भी ब्रोकर से उन स्टॉक की, मतलब आप वो स्टॉक बेच रहे हैं जो आपके पास नहीं है, तो इसके लिए आपको ब्रोकर से बोरोइंग्स ऑफ स्टॉक लेनी होती। ट्रेडिंग सिंगल स्टॉक फ्यूचर, अब पिछली स्लाइड में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रेडिंग स्टॉक, अब हम इसमें पढ़ रहे हैं ट्रेडिंग सिंगल स्टॉक फ्यूचर। टू ट्रेड सिंगल स्टॉक फ्यूचर यू नीड अ फ्यूचर ट्रेडिंग अकाउंट। अगर आप फ्यूचर स्टॉक के अंदर डील करना चाहते हैं तो आपके पास फ्यूचर ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। बाइंग फ्यूचर रिक्वायर पुटिंग अप मार्जिन मनी अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, अगर आप कभी भी फ्यूचर खरीदते हैं तो इसके अलावा आप मार्जिन मनी को भी पे कर रहे हैं और सिक्योरिटी को भी डिपॉजिट करा रहे हैं। नो नीड फॉर सेपरेट सिक्योरिटी ब्रोकर अकाउंट, यहां पर आपको ब्रोकर के अलग से अकाउंट की जरूरत नहीं है। बाइंग फ्यूचर मीन्स मेकिंग अ प्रॉमिस टू बाय एंड स्टॉक इन फ्यूचर। बाइंग फ्यूचर का मतलब हो रहा है कि आप प्रॉमिस कर रहे हैं फ्यूचर में स्टॉक खरीदने के लिए, बट इट इज नॉट इमीडिएट। फ्यूचर का मतलब ये नहीं कि हम आज ही स्टॉक खरीदेंगे, ये हम फ्यूचर के लिए खरीद रहे हैं। इन इंडिया फ्यूचर आर कैश सेटल्ड, फ्यूचर को हम लोग कैश से सेटल करते हैं इंडिया में। मींस नो फिजिकल डिलीवरी ऑफ स्टॉक, आपको डिलीवरी ऑफ स्टॉक नहीं मिलेगा, सिर्फ कैश से उसको सेटल करना होगा। प्रॉफिट और लॉस आर सेटल्ड इन कैश बेसिस, सारे प्रॉफिट और लॉस कैश बेसिस पे सेटल किए जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज फ्यूचर पे ऑफ। रिमेंबर आपके ये दो क्वेश्चन हैं, एक है फ्यूचर पे ऑफ और एक है सेलिंग फ्यूचर पे ऑफ। तो रिमेंबर ये दोनों के दोनों आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके सीबीएसई सैंपल पेपर में भी ये है। सबसे पहले तो आप समझिएगा पे ऑफ का मीनिंग क्या होता है। पे ऑफ इज द रिटर्न फ्रॉम बाइंग और सेलिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बेचने के बाद या सेल करने के बाद जो भी रिटर्न्स मिलती है उसको हम पे ऑफ कहते हैं। अब रिटर्न्स आपके पास पॉजिटिव हो सकती हैं जिसको हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं, और ये रिटर्न्स आपके नेगेटिव हो सकते हैं जिसको हम लोग लॉस बोलते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है सिमेट्रिकल पे ऑफ, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक सिमेट्रिकल पे ऑफ होता है, मीनिंग बोथ बायर एंड सेलर फेस अनलिमिटेड पोटेंशियल प्रॉफिट और लॉस। रिमेंबर यहां पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बायर और सेलर के पास अनलिमिटेड पोटेंशियल होता है प्रॉफिट और लॉस का। फॉर ए बायर ऑफ फ्यूचर इफ द अंडरलाइंग एसेट वैल्यू अराइजेस दे प्रॉफिट, बट इफ इट इज फॉल दे इनकर लॉस। फॉर एन एग्जाम्पल इफ समवन बाय निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर व्हेन द इंडेक्स इज 6,000 दे प्रॉफिट इफ द इंडेक्स राइजेस बट लॉसेस इफ फॉल। आपने 6,000 रुपए के रेट पर कोई स्टॉक खरीदा है, अगर इस स्टॉक का रेट बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये आपके लिए प्रॉफिट है। तो बाय करने के टाइम पर अगर रेट राइज हो रहा है तो इसका मतलब ये आपका प्रॉफिट है, क्योंकि जब भी आप इसे फ्यूचर में बेचेंगे तो आप हायर एंड पर बेचेंगे। पे ऑफ फॉर सेलिंग, सेलिंग अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लाइक बेटिंग अगेंस्ट एन एसेट। अगर हम किसी भी फ्यूचर को सेल करते हैं तो अपने आप में ये बेटिंग मानी जाती है। Similar to short a stock, the seller face potentially unlimited profit or loss. बेचते हुए भी किसी भी सेलर को अनलिमिटेड प्रॉफिट और लॉस होता है। इमेजिन एक ट्रेडर है जिसने 2 महीने के बाद निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट करा है 6,000 पर। द निफ्टी इंडेक्स सर्व एज ए अंडरलाइंग एसेट, निफ्टी इंडेक्स अपने आप में एसेट्स हैं। इफ द निफ्टी वैल्यू डिक्रीजेस द सेलर अर्न प्रॉफिट। सपोज करिए आपने 6,000 पर बेचने के लिए अपना स्टॉक निकाल दिया है और फ्यूचर में रेट डाउन हो गया तो इसका मतलब आपको प्रॉफिट हुआ, क्योंकि अगर आप फ्यूचर में बेचते तो आपको ये लॉस पर बिकता। हाउएवर इफ द निफ्टी वैल्यू इंक्रीजेस, बट इसका उल्टा अगर ये वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि फ्यूचर में अगर वैल्यू राइज हो रही है और आपने तो सिर्फ 6,000 का सेल करा तो ये आपके लिए लॉस हो जाए। अब यहां पर आपके पास कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे सबसे पहली टर्म्स है कॉस्ट ऑफ कैरिंग लॉजिक। तो ये आपकी जो टर्म्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। Cost of carrying include all expenses incurred to hold an investment position like interest, fees, storage. Cost of carrying का मतलब क्या होता है कि जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है। तो यहां पर कॉस्ट का मतलब हो जाता है कि जो हमने परचेज करा है, परचेज प्राइस तो है ही है, इसके अलावा जो भी हम अपने स्टॉक को रख रहे हैं
उसके ऊपर जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं या कोई फी पे कर रहे हैं या हम स्टोरेज का अमाउंट पे कर, फेयर वैल्यू ऑफ ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज कैलकुलेटेड यूजिंग द कॉस्ट ऑफ कैरिंग। अब अगर हम फ्यूचर की फेयर वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आपके पास कॉस्ट ऑफ कैरिंग भी होनी चाहिए। प्राइसिंग इक्विटी इंडेक्स फ्यूचर, प्राइसिंग इंडेक्स फ्यूचर और प्राइसिंग इंडेक्स फ्यूचर विद एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड, दिस इज डिविडेंड एंड दिस इज डिविडेंड यील्ड। एक्चुअली इन तीनों में एक ही थीम काम कर रही है कि आप लोग जब भी कोई चीज परचेज कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट को हम लोग कैसे निकाल रहे हैं। तो कॉस्ट निकालने के लिए इन तीनों का एक ही रूल है, जो भी आपकी प्राइसिंग है प्लस आपका जो भी इंटरेस्ट है या आपके जो भी एक्सपेंसेस हैं और उसमें से हम डिविडेंड को माइनस करते हैं। तो इन सब के अंदर एक यही कॉमन चीज तीनों में काम कर रही है। अगर मैं बात करता हूं प्राइसिंग इक्विटी इंडेक्स की, इक्विटी इंडेक्स फ्यूचर आर कैश सेटल्ड, ये हमारे कैश सेटल्ड होते हैं, मतलब इसमें फिजिकल डिलीवरी कभी भी नहीं होती। कॉस्ट ऑफ कैरिंग फॉर इक्विटी फ्यूचर इज फाइनेंस कॉस्ट माइनस डिविडेंड, आपकी जो कॉस्टिंग आती है वो कॉस्टिंग में कॉस्ट में से हम डिविडेंड को माइनस करते हैं। एक्यूरेट फोरकास्टिंग ऑफ डिविडेंड इज क्रूशियल फॉर प्राइसिंग, अगर आप इसका प्राइस सेटल करना चाहते हो तो आपके लिए डिविडेंड भी एक्यूरेटली फोरकास्टिंग मस्ट है। मतलब मेरे को ये लगा कि मैंने जो है शेयर्स जो हैं 100 के खरीदे और 100 के मैंने बाय करे हैं, बट मुझे फ्यूचर में 5 रुपीज का डिविडेंड मिल रहा है, तो मेरी पॉकेट से तो इनडायरेक्टली 95 ही गए, तो मेरे लिए जो कॉस्ट है वो 95 रुपीज आई है, क्योंकि जो मेरी वैल्यूएशन थी उसमें से मैंने डिविडेंड को माइनस कर दिया। प्राइस इंडेक्स फ्यूचर विद एक्सपेक्टेड डिविडेंड, फ्यूचर प्राइस इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ कैरिंग मॉडल एडजस्टिंग फॉर डिविडेंड पेमेंट। यहां पर भी फ्यूचर के प्राइस को हम लोग डिविडेंड पेमेंट को एडजस्ट करके और कॉस्ट ऑफ कैरिंग को एडजस्ट करके ही कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेटिंग द प्राइस ऑफ 2 मंथ्स निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विद एक्सपेक्टेड डिविडेंड, अब जब हम 2 मंथ्स का निफ्टी फ्यूचर का प्राइस कैलकुलेट करेंगे तो उसमें 2 मंथ्स के बाद जो डिविडेंड है उसे भी हम कैलकुलेट करेंगे, जो भी एक्सपेक्टेड डिविडेंड है। फ्रॉम एबीसी डिविडेंड रिसीव आर डिडक्टेड फ्रॉम द फ्यूचर प्राइस, और जितना भी हमें डिविडेंड मिल रहा है उसे हम प्राइस में से माइनस कर देते। प्राइसिंग इंडेक्स फ्यूचर विद एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड, future price is calculated considering the cost of finance and expected dividend yield. For example, determining the fair value of the 2 months Nifty contract with 2% annualization dividend. Basis difference between spot and future price decreases as expiration near covering towards zero. आप देखिएगा फ्यूचर प्राइस, आपने फ्यूचर में किसी चीज का कॉन्ट्रैक्ट करा है और हायर एंड पर करा है, और स्पॉट प्राइस मतलब आज ये कम है, लेकिन जैसे जैसे हम फ्यूचर की तरफ जाएंगे तो ये डिफरेंस आपका जीरो हो जाना चाहिए, मतलब फ्यूचर प्राइस स्पॉट प्राइस इक्वल हो जाने चाहिए, तभी आप प्रॉफिट की साइड पर रहेंगे। इफ द स्पॉट प्राइस ऑफ निफ्टी 6000 एंड द कॉस्ट ऑफ फाइनेंस इज 10%, आपका 6000 रुपीज का तो प्राइस है और 10% उसकी कॉस्ट है, विद 2% एनुअलाइज डिविडेंड, और आपको डिविडेंड भी 2% का मिलता है, तो यहां पर आपकी जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 6079.43। इसका मतलब क्या हो गया, आपके 6000 प्राइस में जो 10% का कॉस्ट था 600, उसको लेस किया, ये आ गई टोटल कॉस्ट, इसमें से जो भी डिविडेंड माइनस करो उसके बाद हमें इतनी नेट वैल्यू किसी भी स्टॉक की बनती। एप्लीकेशन ऑफ स्टॉक फ्यूचर की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले स्टॉक फ्यूचर गिव द राइट एंड ऑब्लिगेशन टू बाय एंड सेल स्टॉक बट कैश सेटल, जितने भी हमारे स्टॉक फ्यूचर होते हैं ये आपको कैश सेटलमेंट में ही हेल्प करते हैं बाय और सेल करने के लिए। लाइक इंडेक्स फ्यूचर स्टॉक फ्यूचर प्राइसिंग इन्वॉल्व कंसीडरिंग फाइनेंस कॉस्ट एंड डिविडेंड। तो अगर आप देखिएगा यहाँ पर हमने जितने भी आपके साथ डिस्कस करें, चाहे प्राइस इक्विटी करें, प्राइस इंडेक्स फ्यूचर करें, प्राइस इंडेक्स फ्यूचर विद एक्सपेक्टेड डिविडेंड, इन सब में एक ही चीज हमने डिस्कस करी है, प्राइस प्लस जितने भी कॉस्ट है माइनस डिविडेंड। प्राइसिंग स्टॉक फ्यूचर विद नो एक्सपेक्टेड डिविडेंड, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको डिविडेंड मतलब कंपनी से मिलने वाले प्रॉफिट की कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं होती। इफ नो डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस इक्वल द स्पॉट प्राइस मल्टीप्लाइंग बाय द कॉस्ट ऑफ कैरिंग, तो सीधी सी बात है आपका जो स्पॉट प्राइस होगा आपका वही एक मेन प्राइस माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ XYZ लिमिटेड स्पॉट प्राइस इज 228 एंड द बोरोइंग रेट इज 10%, मतलब आपने 228 के तो शेयर्स खरीदे हैं और जो पैसा आपने इसमें यूज करा है उसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट है, तो 2 महीने बाद आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 231.90, क्योंकि यहां पर आपको कोई भी डिविडेंड नहीं मिल रहा है, इस वजह से आपने प्राइस के अंदर जितनी भी उसकी कॉस्टिंग एक्स्ट्रा चीजों से आ रही है उसको ऐड करके टोटल वैल्यू निकाली। प्राइसिंग स्टॉक फ्यूचर विद एक्सपेक्टेड डिविडेंड ड्यूरिंग द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड द कॉस्ट ऑफ कैरिंग इज एडजस्टेड डिवाइडेड अमाउंट। इफ XYZ लिमिटेड एक्सपेक्टेड डिविडेंड 10 पर शेयर आफ्टर 15 डेज विद मार्केट प्राइस 140, अब XYZ को लग रहा है कि उसको 15 दिन बाद 10 रुपए का डिविडेंड मिल जाएगा और मार्केट में इस टाइम जो प्राइस है वो 140 रुपीज है,
तो 2 मंथ्स का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या करूंगा, इसकी प्राइस को माइनस कर दूंगा जो डिविडेंड की मिलने वाली है। अंडरस्टैंडिंग बीटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बीटा मेजर्स द स्टॉक सेंसिटिविटी ऑफ द मार्केट मूवमेंट। बीटा जो है एक तरीके से आपके स्टॉक की सेंसिटिविटी बताता है कि जो हमारे स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं, वो इस टाइम बहुत हाई वॉलेटाइल है या लेस वॉलेटाइल है या ऑप्टिमम वॉलेटाइल है। A stock with beta of 1 move in line with the market, while above 1 is more volatile and below 1 is less volatile. 1 वाला एक ऑप्टिमम माना जाता है, मतलब ये मार्केट के वॉलिटिलिटी के आसपास है, लेकिन अगर ये 1 से ज्यादा होगा तो ये हाई वॉलेटाइल स्टॉक है, और अगर 1 से कम हो गई तो ये लेस वॉलेटाइल स्टॉक है। मतलब अगर 1 होगा तो इसका जो स्टॉक का प्राइस है वो मार्केट के अकॉर्डिंग ही फ्लक्चुएट हो रहा है। अगर 1 से ज्यादा होगा तो स्टॉक का प्राइस मार्केट के कंपेटिवली ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, और अगर लेस होगा तो स्टॉक का प्राइस मार्केट के कंपेटिवली कम फ्लक्चुएट हो रहा है। नाउ द टॉपिक इज हेजिंग एंड स्पेकुलेशन। देखो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ऐसे इन्वेस्टर जो रिस्क से बचने के लिए एक्टिविटी करते हैं, मतलब अपने आप में वो इंश्योरेंस जैसा फील करते हैं कि हमें तो रिस्क वाली एक्टिविटी में आना ही नहीं है, ऐसे इन्वेस्टर्स को हम लोग हेजिंग बोलते हैं। लेकिन ऐसे जो रिस्क के साथ करते हैं उन्हें स्पेकुलेशन बोलते हैं। इन्वेस्टर यूज फ्यूचर टू हेज अगेंस्ट लॉस इन स्पॉट मार्केट। जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं ये फ्यूचर में कोई भी डील करते हैं लॉस को पूरा करने के लिए। फॉर एग्जांपल, इफ एन इन्वेस्टर होल्ड अ स्टॉक हुज प्राइस फॉल, एक इन्वेस्टर के पास ऐसे शेयर्स हैं जिनके प्राइस गिर रहा है, दे कैन ऑफसेट पोटेंशियल लॉस बाय सेलिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इस लॉस को कॉम्पनसेट कर सकता है। स्पेकुलेशन can bet on price movement using future contract instead of buying the actual security। ये लोग सिर्फ प्राइस मूवमेंट के बेस पर ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इफ अ स्पेकुलेटर बिलीव अ सिक्योरिटी इज अंडरवैल्यूड एंड विल राइज, अगर एक स्पेकुलेटर को लगता है कि कोई स्टॉक जो है आज सस्ते रेट का और फ्यूचर में उसका रेट बढ़ेगा, दे कैन बाय फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से उसको बाय करता है, लिवरेजिंग देयर इन्वेस्टमेंट फॉर पोटेंशियल हायर रिटर्न, और हायर रिटर्न लेता है। हेजिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मिटिगेट रिस्क एसोसिएटेड विद होल्डिंग द सिक्योरिटी, जो भी रिस्क है उसको खत्म करना। एन इन्वेस्टर ऑन शेयर ऑफ एबीसी लिमिटेड एंड फियर टू मार्केट डाउनवर्ड, यहां पर एक इन्वेस्टर ने एबीसी कंपनी के शेयर्स लिए हैं और उसको उम्मीद है मार्केट डाउनसाइड जाएगी। दे सेल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन द स्टॉक ऑफ ऑफसेट फ्यूचर पोटेंशियल लॉसेस इफ द स्टॉक प्राइसेस डिक्लाइन। दे सेल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ये लोग क्या करेंगे, फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे स्टॉक का, ताकि प्राइस के डिक्लाइन होने से पहले ही अपने लॉस को कवर कर सके। स्पेकुलेशन, प्रॉफिट फ्रॉम एंटिसिपेट प्राइस मूवमेंट, ये जो स्पेकुलेशन होते हैं ये कहीं ना कहीं प्राइस के मूवमेंट से प्रॉफिट कमाते हैं। अ ट्रेडर प्रिडिक्ट दैट एक्सवाईजेड लिमिटेड स्टॉक विल राइज इन फ्यूचर, ट्रेडर को लगता है कि एक्सवाईजेड के जो स्टॉक है फ्यूचर में राइज करेंगे। दे बाय फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन द स्टॉक ऑफ लिवरेज देयर इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल इवन हायर रिटर्न इफ द प्राइस इंक्रीजेज, वो हमेशा क्या करेंगे, हायर रिटर्न वाली डील्स को लेंगे कि आज जिनके पैसे कम है फ्यूचर में हायर रिटर्न्स मिल सकता है, हमेशा उन डील्स को लेंगे। स्पेकुलेशन बेरिश सिक्योरिटी सेल फ्यूचर, तो मैंने अभी आपको बताया था यहां पर जो स्पेकुलेशन है बुल मतलब बाय की कंडीशन पर बताया था, बट अगर स्पेकुलेशन सेल की कंडीशन पर होगा। द इन्वेस्टर बिलीव अ सिक्योरिटी इज ओवर वैल्यूड एंड एक्सपेक्टेड इट्स प्राइस टू फॉल, अगर किसी इन्वेस्टर को लगता है कि जो शेयर की वैल्यू इस टाइम ओवर वैल्यूड हो चुकी है और फ्यूचर में इसका प्राइस कम हो सकता है, इंस्टेड ऑफ बाइंग द एक्चुअल सिक्योरिटी द इन्वेस्टर सेल फ्यूचर। तो जब उन्हें ये पता लग गया कि फ्यूचर में रेट कम हो जाएगा तो वो अगले शेयर्स ना खरीद के उनको आज ही इस रेट पर बेच देते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर रेट कम होगा तो वो कहीं ना कहीं लॉस से बच सके। इफ द सिक्योरिटी प्राइस ड्रॉप सो विल फ्यूचर प्राइस अलाउ द इन्वेस्टर टू प्रॉफिट, और अगर फ्यूचर में प्राइस कम हो जाता है तो फ्यूचर प्राइस जो है कहीं ना कहीं अलाउ करेगा इन्वेस्टर को प्रॉफिट होने में। फॉर एग्जाम्पल द इन्वेस्टर सेल 1-2 months फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन एबीसी 240 पर शेयर, यहां पर एक इन्वेस्टर ने 240 रुपीज के कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर का बेचा है। 2 months लेटर एबीसी प्राइसेस फॉल, यहां पर 20 रुपए प्राइस कम हो गए, तो इसका रिजल्ट क्या रहा कि अगर आपने आज डील करी है 240 पर, फ्यूचर में 220 हो गए, तो यू गॉट अ प्रॉफिट ऑफ ₹20 और 100 शेयर्स पर ये 2000 का आपको प्रॉफिट हो गया। आर्बिट्रेज, आर्बिट्रेज हमारे वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। ये हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं ओवर प्राइस फ्यूचर वाले और दूसरे होते हैं हमारे अंडर प्राइस फ्यूचर। तो अगर मैं बात करता हूं ओवर प्राइस फ्यूचर, हमारा सिनेरियो ये है कि फ्यूचर प्राइसेस आर सिग्निफिकेंटली हायर देन द फेयर वैल्यू कंपेयर टू द स्पॉट प्राइस, कि फ्यूचर का जो प्राइस है वो आज के प्राइस से ज्यादा होने वाला है।
exploit the price difference by buying the security on the spot market and simultaneously selling future contract। अब जब आज हमारे शेयर सस्ते हैं तो आर्बिट्रेज क्या करते हैं, आज सस्ते रेट पर शेयर्स खरीदते हैं और फ्यूचर में जब रेट महंगा होने वाला होता है तो उस रेट पर ही उसको बेच देते हैं। ABC लिमिटेड ट्रेड ₹1000 while 1 month फ्यूचर ट्रेड एट ₹1025। अब यहां पर अगर आप देखें, इन्होंने 1000 के आज शेयर्स खरीदे हैं और फ्यूचर में 1025 में ओवर प्राइसिंग पर उसको सेल कर दिए, तो यहां पर इनको 25 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो यहां पर इनको जो प्रॉफिट हो रहा है वो तब हो रहा है जब शेयर्स हमारे ओवर प्राइसिंग हो रहे हैं फ्यूचर में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि शेयर्स हमारा अंडर प्राइस भी हो जाता है फ्यूचर में, तब भी ये कैसे प्रॉफिट अर्न करते हैं। फ्यूचर प्राइसेस आर सिग्निफिकेंटली लोअर देन देयर फेयर वैल्यू कंपेयर टू द स्पॉट प्राइस। मतलब फ्यूचर का जो रेट है आज के रेट से कम है। अब किया जाएगा प्रॉफिट के लिए, एक्सप्लॉइट द प्राइस डिफरेंस बाय सेलिंग द सिक्योरिटी ऑन द स्पॉट प्राइस। चूंकि आज रेट हायर है तो ये लोग क्या करते हैं, हायर रेट पर शेयर्स को बेच देंगे एंड साइमल्टेनियसली बाय फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, और फ्यूचर में जब शेयर सस्ते हो जाएंगे तब उसको खरीदेंगे। ABC ट्रेड 1000 while 1 month future trade 965 appearing under price। अब ABC ने क्या किया, आज अपने 1000 रुपए के शेयर्स को बेचा और फ्यूचर में 965 से बाय करने की डील करी। ऑन एक्सपायरेशन, जब 1 मंथ बाद टाइम एक्सपायर हो रहा है, द सिक्योरिटी क्लोजेज 975। सिक्योरिटी का जो लोएस्ट प्राइस गया है वो 975 गया है। आर्बिट्रेजियस बाय बैक द सिक्योरिटी क्लोज द फ्यूचर पोजीशन विद द प्रॉफिट 10। अब होता क्या है, इन्होंने 965 पर एक मंथ बाद फ्यूचर परचेज करने की डील करी है और जबकि मार्केट है 975, तो इन्हें स्टैंडर्ड से भी और सस्ते रेट पर शेयर्स परचेज किए हैं जिससे कि इनको ₹10 का प्रॉफिट हो जाता है, रिजल्टिंग इन अ रिस्कलेस प्रॉफिट। आर्बिट्रेजर्स सेल द सिक्योरिटी 1000 एंड बाय फ्यूचर 965। व्हाट इज हेजिंग? हेजिंग इज लाइक इंश्योरेंस फॉर योर इन्वेस्टमेंट। ये अपने आप में एक इंश्योरेंस होता है, मतलब इट हेल्प्स यू रिड्यूस रिस्क बाय मेकिंग अ बैलेंस बेट इन द फ्यूचर मार्केट। कहीं ना कहीं जो हेजर्स होते हैं ये बहुत बैलेंसिंग बैटिंग करते हैं कि ताकि इन्हें रिस्क मिनिमम उठाना पड़े और हमेशा ये सेफ्टी में रहे। बेसिकली रिस्क आपके दो टाइप के होते हैं, अनसिस्टमैटिक और सिस्टमैटिक। अनसिस्टमैटिक रिस्क, दिस इज द रिस्क रिलेटेड टू स्पेसिफिक कंपनी और इंडस्ट्री। ये वो रिस्क होता है जो किसी कंपनी से रिलेट करता है, जैसे गवर्नमेंट ने कोई भी पॉलिसी चेंज करी है तो उससे आपके स्टील के प्राइसेस पे फर्क पड़ गया है। तो यहां पर गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होने पे सिर्फ ये स्टील के वेंचर्स पर फर्क पड़ रहा है, ना कि फार्मास्यूटिकल पे फर्क पड़ रहा है, ऑटोमोबाइल पे पड़ रहा है। तो ये जो होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है। यू इन्वेस्ट इन स्टील कंपनी बट इफ द स्टील प्राइसेस ड्रॉप ड्यू टू अ न्यू पॉलिसी योर इन्वेस्टमेंट सफर। सिस्टमैटिक रिस्क, दिस इज द ओवरऑल मार्केट रिस्क। ये अपने आप में पूरी मार्केट का रिस्क होता है, दैट अफेक्ट ऑल स्टॉक रिगार्डलेस डाइवर्सिफिकेशन, और अपने आप में ये सारे के सारे स्टॉक पे फर्क डालता है। इफ द होल मार्केट ड्रॉप लाइक निफ्टी 50 जो है ड्रॉप होगी तो उसके ज्यादातर स्टॉक जो है ड्रॉप हो जाएंगे, तो ये आपके पूरे के पूरे पोर्टफोलियो पर इंपैक्ट डालेगा। तो अनसिस्टमैटिक किसी एक सेक्टर पर फर्क डालते हैं और सिस्टमैटिक पूरे के पूरे पोर्टफोलियो पर फर्क डालता है। अब इस स्लाइड में हम लोग बहुत अलग अलग टर्म्स को करेंगे और आप लोगों ने एक बात नोटिस करी है कि इस चैप्टर में टर्म्स बहुत सारी आ रही हैं और आपकी ये सारी की सारी टर्म्स 1 मार्कर के अंदर आपको हेल्प करेगी, जो कि इस चैप्टर से 5 1 मार्कर आपके पास एग्जाम में आएंगे। फर्स्ट इज कॉल ऑप्शन। इसको हम लोग बाय में यूज करते हैं। अलाउज द होल्डर टू बाय एन एसेट एट ए सेट प्राइस। जब किसी बायर के पास ये एक राइट होता है किसी भी एसेट को एक सर्टेन प्राइस पर सर्टेन डेट पर बाय करने का। यू बाय अ कॉल ऑप्शन फॉर कंपनी एक्स। आप किसी एक कंपनी के शेयर्स खरीदना चाह रहे हैं ₹50 पर, जो कि 1 जून में एक्सपायर हो रहे हैं, तो इसको हम लोग कॉल ऑप्शन कहते हैं। और इसी का अपोजिट हो जाता है पुट ऑप्शन, जिसमें हम लोग सेल की बात करते हैं। होल्डर ऑफ एन ऑप्शन, द बायर हु पे द प्रीमियम फॉर राइट द एक्सरसाइज द ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल यू पे अ प्रीमियम टू बाय अ कॉल। जब कोई भी बायर जो है प्रीमियम पे करता है किसी भी शेयर्स को खरीदने के लिए, लाइक आप कंपनी जेड के शेयर्स को खरीदना चाहते हैं, तो इसको हम लोग होल्डर ऑफ एन ऑप्शन कहते हैं। ये बायर के लिए होता है। राइटर, ये सेलर के लिए होता है, हु रिसीव द प्रीमियम। जो सेलर होता है जब इसको प्रीमियम रिसीव होता है एंड मे बी ऑब्लाइज टू सेल द एसेट्स, और इसको एसेट्स को सेल करना होता है। फॉर एग्जाम्पल यू सेल अ पुट ऑप्शन टू समवन हु पेज यू द प्रीमियम। आप किसी को अपनी एसेट बेच रहे हैं जिसने आपको प्रीमियम पे किया है, तो यहां पर सेलर के लिए राइटर है और बायर के लिए होल्डर है। ऑप्शन प्राइस प्रीमियम, द अमाउंट द बायर पे एंड द सेलर रिसीव। अब जो हम अमाउंट की बात कर रहे हैं, इस अमाउंट को हम लोग प्राइस या प्रीमियम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू पे ₹200
फॉर एन ऑप्शन मतलब आपने 200 रुपए दिए हैं खरीदने के लिए और एक तरीके से सेलर के पास 200 रुपए गए हैं क्योंकि उसने स्टॉक बेचे हैं, तो ये जो अमाउंट 200 है इसको हम लोग ऑप्शन प्राइस या प्रीमियम कहते हैं। एक्सपायरेशन डेट, द डेट बाय विच द ऑप्शन मस्ट बी एक्सरसाइज, मतलब वो डेट जिस पर आपकी बाय या सेल जो है फाइनलाइज हो जाना चाहिए। जैसे आपके कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरेशन डेट जो है 30 अप्रैल है, तो हम इसको कहेंगे कि 30 अप्रैल में आपका जो ऑप्शन है या जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो फाइनलाइज हो जाएगा। स्ट्राइकिंग प्राइस, द प्राइस एट विच द एसेट कैन बी बॉट और सोल्ड, जिस रेट पर आप अपनी एसेट्स को खरीद या बेच सकते हैं उसको हम लोग स्ट्राइकिंग प्राइस कहते हैं। अमेरिकन ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज एनी टाइम बिफोर द एक्सपायरेशन डेट। अमेरिकन ऑप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिकली एक्सपायरी डेट से पहले जब भी आप अपने किसी भी ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन एक्सरसाइज योर कॉल ऑप्शन फॉर कंपनी बी एट एनी टाइम बिफोर 1 जून। आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है कंपनी बी के साथ शेयर से रिलेटेड और वो आप 1 जून से पहले कभी भी उस पर एक्सरसाइज कर सकते हैं, मतलब आप कभी भी उसे खरीद या बेच सकते हैं, तो उसको हम अमेरिकन ऑप्शन कहते हैं। यूरोपियन ऑप्शन कैन ओनली बी एक्सरसाइज ऑन द एक्सपायरी डेट। ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी डेट पर ही फाइनलाइज होता है, उससे पहले फाइनलाइज नहीं होता। तो एक्सपायरी डेट पर फाइनल होने वाले कॉन्ट्रैक्ट यूरोपियन ऑप्शन, और एक्सपायरी डेट से पहले अगर हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को मैच्योर कर सकते हैं तो अमेरिकन ऑप्शन। इंडेक्स ऑप्शन, ऑप्शन विद द इंडेक्स एज पर द अंडरलाइंग एसेट, यू बाय एन ऑप्शन बेस्ड ऑन S&P 500। जिस इंडेक्स का हम लोग ऑप्शन करते हैं उसको हम लोग इंडेक्स ऑप्शन कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज डिफरेंस क्या होता है फ्यूचर और ऑप्शन में। फर्स्ट, पेमेंट, नो अपफ्रंट पेमेंट। फ्यूचर के अंदर आपको अपफ्रंट पेमेंट नहीं देनी होती और ऑप्शंस के अंदर आपको फुल पेमेंट देना होता है, और यही रीजन है फ्यूचर पर आपको लार्ज लॉसेस मिलते हैं और ऑप्शन पर आपको लॉसेस एक लिमिट में रहते हैं। रिस्क, फ्यूचर में अनलिमिटेड पोटेंशियल लॉस का रिस्क रहता है जबकि ऑप्शन के अंदर लिमिटेड लॉस का रिस्क रहता है। ऑब्लिगेशन, फ्यूचर के अंदर ट्रेडर हैव टू फुलफिल द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो हमारा ट्रेडर है उसे कॉन्ट्रैक्ट की सारी टर्म्स कंडीशन को फुलफिल करना होता है, जबकि ऑप्शन के अंदर आपका राइट होता है लेकिन आपके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं होते कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने का। प्रॉफिट पोटेंशियल, यहां पर फ्यूचर में प्रॉफिट्स अनलिमिटेड होते हैं जबकि ऑप्शंस में आपके पास प्रॉफिट बहुत लिमिटेड होते हैं। तो अगर आप देखिएगा फ्यूचर में लॉसेस और प्रॉफिट दोनों अनलिमिटेड हैं और ऑप्शंस के अंदर प्रॉफिट और लॉसेस दोनों लिमिटेड है। आउटकम, पोटेंशियल फॉर लॉस इफ द मार्केट प्राइस मूव्स अनफेवरेबल। यहां पर अगर मार्केट अनफेवरेबल मूव करती है तो आपको लॉसेस होते हैं, और जबकि ऑप्शन के अंदर पोटेंशियल फॉर प्रॉफिट इफ द मार्केट प्राइस मूव फेवरेबल। यहां पर अगर फेवरेबल मूवमेंट चलता है तो आपको ऑप्शंस में प्रॉफिट होते हैं। नेट प्रॉफिट, आउटकम डिटरमाइंड बाय मार्केट प्राइस मूवमेंट। आपके पास फ्यूचर में जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं वो सारे प्राइस मूवमेंट जो मार्केट का होता है उस वजह से होते हैं, जबकि ऑप्शन में जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं उसमें मार्केट प्राइस के मूवमेंट में से हमारा जो प्रीमियम पे हो चुका है उसको माइनस करके पता लगता है। इंश्योरेंस, नो इंश्योरेंस लाइक प्रोटेक्शन, यहां पर आपको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं होता है फ्यूचर में, और जबकि ऑप्शन में कहीं ना कहीं बाइंग इंश्योरेंस लिमिटेड डाउनसाइड रिस्क विद द अलोइंग फॉर पोटेंशियल गेन। यहां पर आपका एक तरीके से इंश्योरेंस टाइप रिस्क मेंटेन रहता है क्योंकि आप डाउनसाइड रिस्क को पोटेंशियल गेन से पूरा कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये हमारा चैप्टर नंबर 6 अब पूरा खत्म हो चुका है, और यहां पर आपको मैंने टर्म्स इस चैप्टर से बहुत सारी कराई हैं। होपफुली आपको एग्जाम में वो टर्म्स मिल जाएंगी 1 मार्कर के अंदर। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। एज आई ऑलवेज सेज, पढ़ाई कभी भी मुश्किल नहीं होती, सिर्फ उसे आसान बनाना पड़ता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, रेगुलर इनको रिवाइज करिएगा, पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। थैंक यू।